मैं विकास भगत, स्टाफ नर्स कम CHO गवर्नमेंट ऑफ बिहार। मैं आज रेफरल हॉस्पिटल अमौर में आया हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे लक्ष्य के अकॉर्डिंग हमारा लेबर रूम कितना प्रिपेयर हो चुका है लक्ष्य के अप्रूवल के लिए। चलिए इसके बारे में हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं लेबर रूम में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, अच्छी जानकारी है। और मैं बता दूं कि लक्ष्य क्या होता है। लक्ष्य जो होता है रिड्यूज मैटरनल एंड न्यू बॉर्न बेबी मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट को। और दूसरा होता है इसका पॉइंट लक्ष्य का कि इसमें आपके डिलीवरी की क्या क्या केयर करना चाहिए, उसका बेसिक या अच्छे से अच्छी केयर के लिए इसमें लक्ष्य के अकॉर्डिंग दिखाया गया है कि क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए व्यवस्था, उसके बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग वीडियो में चलते हैं लेबर रूम की ओर। थैंक यू। हैं इसमें लेबर रूम में कि लक्ष्य के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ कंसर्न वाइज, तो फर्स्ट एरिया ऑफ कंसर्न में आता है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ए नंबर में क्या कि सर्विस प्रोविजन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें देखेंगे सर्विस प्रोविजन में फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हॉस्पिटल जो है, ये लेबर रूम जो है 24/7 चलना चाहिए। उसके बाद दूसरा फैसिलिटी यहाँ पे क्या होना चाहिए 24/7। दूसरा होना चाहिए कि जब भी कोई न्यूबॉर्न केयर हो उनका आफ्टर डिलीवरी वो अच्छे ढंग से हो पाए, वो सुविधा होना चाहिए। उसके बाद PPI UCD मीन्स की पोस्टमार्टम इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यहाँ पे इंसर्शन होना चाहिए। और वो यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव IUCD जो होता है उनके यहाँ पे जानकार मीन्स की ट्रेंड नर्सेस यहाँ पे डॉक्टर्स होनी चाहिए, वो सब चीज़ यहाँ देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लैब की फैसिलिटी एट ए टाइम होना चाहिए 24/7। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हर एक चीज़ का फैसिलिटी। उसके बाद PPH मैनेजमेंट, रिटेड प्लेसेंटा मैनेजमेंट यहाँ पे होनी चाहिए, किसमें सर्विस प्रोविजन के अंदर में एरिया ऑफ कंसर्न में ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। इस प्रकार से अब हम लोग दूसरा एरिया ऑफ कंसर्न देखेंगे बी कंसर्न में, मीन्स की लक्ष्य के एरिया ऑफ कंसर्न में हम लोग दूसरा मीन्स की बी उसमें देखेंगे क्या कि पेशेंट राइट्स, कि पेशेंट के क्या क्या राइट्स होता है उनके बारे में जानेंगे। तो पेशेंट राइट्स में हम लोग सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या कि यूनिफॉर्म साइनेज देखते हैं। यूनिफॉर्म मीन्स की हर किसी का जो यहाँ पे स्टाफ कार्यरत होते हैं हॉस्पिटल में लेबर रूम में, उनका ड्रेस कोड कुछ अलग होना चाहिए, समथिंग डिफरेंट, जो कि व्हाइट कलर का हमारे ऑल ओवर इंडिया में चलता है। दूसरा पॉइंट होता है क्या इसमें हम लोग कि कोई भी चीज़ होता है कि उसको हम लोग डिस्प्ले शो करवाते हैं। डिस्प्ले मीन्स की जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्तनपान के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, वो होना किस लैंग्वेज में चाहिए, वो यहाँ के लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि उनसे यहाँ के जो पब्लिक प्लेस है, पब्लिक में जो आदमी आएंगे उस चीज़ को देख पाएंगे और उनसे जानकारी वो गेन कर सकते हैं। और तीसरा और हम लोग इसमें कंगारू मदर केयर जो कि आपका एक मिनट, कंगारू मदर केयर अच्छा वार्ड में है, मैं दिखा दूंगा आपको, आपके स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा अभी जस्ट, ठीक। और तीसरा पॉइंट होता है कि IEC मीन्स की इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, उसके थ्रू हम लोग हर चीज़ को डील करने का कोशिश करेंगे ताकि उनके लोकल लैंग्वेज में। और सिस्टर यदि आपके समझ में कुछ आता है कि मीन्स की इससे पेशेंट राइट्स में, तो आप उस पर एक्सप्लेन करिए। पेशेंट राइट्स जो है यहाँ पे सारी सुविधा देने की कोशिश किया जाता है। उसमें है कि हम लोग IC मटेरियल के थ्रू जो है सभी चीज़ का पोस्टर के द्वारा जो भी है उसका स्थानीय लैंग्वेज जो जिससे कि उसको समझ में आ सके, उसी लैंग्वेज में हम लोग के हॉस्पिटल में IC मटेरियल लगा हुआ है, जिससे कि उनको समझा के पिक्चर के द्वारा दिखा के बताया जाता है। और जो भी उनके लिए सुविधा है उसको प्रॉपरली उसको सुविधा मुहैया कराया जाता है। ठीक है। तो और हम लोग यहाँ पे लेबर रूम के जो भी हमारे स्टाफ होते हैं वो एक रिस्पेक्टफुल इंसान होते हैं, रिस्पेक्टफुल स्टाफ होते हैं, उनका बिहेवियर भी एक अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग मेन मुद्दा पे बात करते हैं। मेन इसमें क्या होता है कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, मीन्स की बिहेवियर डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसमें क्या कि कौन सा रिलीजन का है या फिर उसमें कौन सा कास्ट का है, एजुकेशन का है। RMC पे जो है हम लोग फुल फोकस किए हुए हैं। RMC यहाँ पे अच्छे से होता है, मैटरनिटी रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। यहाँ पे RMC का मतलब ये, जब माँ आती है तो हम लोग उसको रिस्पेक्टफुल आदर से बात करेंगे, अपना परिचय देंगे, उसका परिचय लेंगे। उसके बाद जो भी है वो उसके सहमति से करना है, जो भी काम करना है उसके सहमति से करेंगे।
उसके बाद आ जाता है जो भी वो मतलब किसी से भी सेवा लेना चाहती है, डॉक्टर, नर्स, जो से भी उसका इच्छा है उससे वो सेवा ले सकती है। और जाति, धर्म, भेदभाव ये सब हम लोग ये नहीं करना है उसके साथ, ना शारीरिक मानसिक हरास नहीं करना है, कोई अब्यूज नहीं उसके साथ करना है। ये सब बहुत सारी पॉइंट्स है जो हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखते हैं आरएमसी के दौरान। जी, इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या कि लक्ष्य के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ कंसर्न में पेशेंट राइट्स। ठीक, अब हम लोग एरिया ऑफ कंसर्न में तीसरा पॉइंट मीन्स की सी देखेंगे सर्विस। लक्ष्य के तीसरा पॉइंट मीन्स की सी में हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ कंसर्न सी, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट होता है हम लोग स्पेस के बारे में जानना चाहते हैं कि मीन्स कि 1 बेड और 2 बेड 3 बेड के बीच में ओवरलोडेड पेशेंट चल रहा था तो हम लोग के बीच में कितना बेड है और बेड के बीच में कितने गैप होना चाहिए और वॉल साइड से कितनी दूरी पर होना चाहिए बेड, या फिर पेशेंट का हेड साइड में बेड जो है वॉल से कितनी दूरी होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि ये हमारा पेशेंट बेड हुआ मीन्स की लेबर बेड हुआ, इसमें जो एसेसरीज जुड़े हुए रहते हैं जैसे कि वो पे लेग रेस्ट होते हैं। उसके बाद ये जो है वॉल से जिधर उधर हम लोग का सर होता है या फिर इधर से उधर सॉरी ये हम लोग का यहाँ पर कुछ अलग डायरेक्शन में लगाया गया है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए मैं बताने के लिए लाया हूँ। जो है हाँ, वॉल से जो है वॉल से कितना 3 फीट के दूरी पे रहना चाहिए, मतलब जिधर वॉल है वॉल के नहीं सिस्टर, वॉल से जो है 2 फीट की दूरी पर होना चाहिए। उसके बाद वॉल से बेड के साइड में जो है वो 3 फीट होना 3 फीट होना चाहिए और एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 6 इंच होना चाहिए। तो और एक LR में LDR जो कि एक LDR मीन्स की लेबर डिलीवरी रूम जो होता है वो उसमें कम से कम एटलीस्ट 4 बेड होते हैं। तो और ये सिस्टर हमको इनपुट्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। इनपुट के बारे में जैसे कि एरिया जो इसकी वेटिंग एरिया होता है इसे इनपुट्स के अंदर में आते हैं। हमारा ट्राइज है, ट्राइज में सबसे पहले हम लोग चेक करके उसके बाद पेशेंट को वेटिंग रूम में देते हैं और जो पेशेंट का होने वाला है रेड यानी रेड जोन में जो रहता है उसको ही हम प्रसव वार्ड में लाते हैं और यहाँ पे विशेष केयर देखभाल होता है। जी, तो हम लोग के पास यहाँ पे बहुत सारे ट्रेज होते हैं जैसे कि बेबी ट्रे हो गया, लेबर ट्रे हो गया और यहाँ के इंस्ट्रूमेंट को हो गया, हाँ ट्रे, PPICD ट्रे हो गया, नॉर्मल डिलीवरी ट्रे हो गया, बेबी ट्रे, रिसर्चिटेशन ट्रे, MBA ट्रे, सारा हम लोग का अरेंज किया। उसके बाद हम लोग का ये लेबर रूम हो जाता है, खास करके ये लेबर रूम वो कनेक्ट होना चाहिए किससे OT से SNCU से, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी बर्थ जो बेबी होता है उसको कभी भी उसको इंसेंटिव केयर की ज़रूरत पड़ सकती है तो हम लोग उसको ICCU में दे सकते हैं, SNCU में सॉरी। उसके बाद यदि मदर को या फिर डिलीवरी टाइम में सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत होती है तो हम लोग कनेक्ट रहेगा तो हम लोग एट ए टाइम में इमीडिएट उसको हम वहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं किसके लिए, ऑपरेशन के लिए। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं क्या इनपुट्स, और यहाँ पे टेलीफोनिक सुविधा होना चाहिए ताकि हम अपने हायर अथॉरिटी हम अपने डॉक्टर्स को या फिर फोन ऑफ कॉल कर सकते हैं फॉलो अप के लिए जी टेलीफोनिक सुविधा व्यवस्था। और उसके बाद लेबर रूम में कनेक्ट होना चाहिए क्या, हमारा नर्सिंग काउंटर कनेक्ट होना चाहिए, हमारे और भी स्टाफ होते हैं। उनके बाद और हमारे यहाँ पे फायर ब्रिगेड के टाइप से यहाँ हम लोग का लगा हुआ है एक पावर जो कि हम लोग आग बुझाने का भी काम करता है कभी कभी। तो फिर और यहाँ पे हमारे लेबर रूम के साइड में या फिर कॉरिडोर में कुछ भी मीन्स की एक्स्ट्रा सामान होता है जैसे फर्नीचर वगैरह सब होता है उनको वहाँ पे रहना ना दें, वहाँ उसको हटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक OBG स्पेशलिस्ट है, उसके बाद पेडियाट्रिक्स स्पेशलिस्ट और नर्सेज भी नर्सेज जो भी होती हैं वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, खास करके लेबर से रिलेटेड मीन्स की OBG नर्स होना चाहिए और पीडियाट्रिक नर्स भी यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है इमरजेंसी वार्ड इस लेबर वार्ड के लिए। चलिए अब हम लोग सिस्टर से जानते हैं यहाँ पे बेबी ट्रे क्या है उनके बारे में जानते हैं। चलिए बेबी ट्रे है क्या आपके पास रेडी? चलिए आप दिखा दीजिए इसमें बेबी ट्रे में क्या क्या मटेरियल है। जी है आपका बेबी ट्रे रहा। हाँ मेरा बेबी ट्रे जी। बेबी ट्रे में मेरा 2 टॉवेल हो गया, एक ये टॉवेल एक ये टॉवेल, ये हो गया है शोल्डर रोल और ये मतलब 250 ml का जो है ये एम्बू बैग और ये 500 ml का एम्बू बैग, ये प्री टर्म बेबी के लिए और ये टर्म बेबी के लिए है। और ये हो गया सक्शन एक्सट्रैक्टर, ये मेरा विटामिन K हो गया, ये हो गया कॉर्ड क्लैम, कॉर्ड टैग बेबी टैग जो है वो है। इतना सामान रहता है बेबी ट्रे में जी। और हम लोग के पास क्या डिलीवरी किट भी अलग से होता है क्या? हाँ हमारे पास डिलीवरी ट्रे भी है। जी हम लोग को शो करवाइए एक बार डिलीवरी किट में क्या क्या है मटेरियल। डिलीवरी किट
पहले से ही हम लोग कटे पानी को पहले से ही डिलीवरी ट्रे हम लोग पहले से तैयार रखते हैं। ये मेरा स्टरलाइज डिलीवरी ट्रे है, जिसमें कि मेरा 2 स्पंज होल्डर है, एक टूथ फॉरसेप्स है, एक स्पेकुलम है और एक नीडल होल्डर फॉरसेप्स है। ये सारा पहले से हम अरेंज करके रखते हैं ताकि कोई मतलब माँ आती है अगर जैसे पूरा तुरंत डिलीवरी होने को है, फिर भी मेरा एक ट्रे डिलीवरी ट्रे तैयार करके रखते हैं। जी, इसमें और भी ज़रूरत की चीज़ होती है कि इप्सियोटोमी ट्रे, क्या आपके पास रेडी है क्या इप्सियोटोमी ट्रे? हाँ, इप्सियोटोमी ट्रे भी रेडी है जी, उनको भी एक बार यदि है तो ठीक है। हाँ, ये मेरा इप्सियोटोमी ट्रे हो गया, इसमें सारा इंस्ट्रूमेंट जी लगा हुआ है। ठीक 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 ठीक। और एक मेरा एक PPICD ट्रे भी जी, PPICD तैयार करके रखते हैं। ये मेरा PPICD ट्रे है, ये भी स्टरलाइज है, ऑटोक्लेव करके रखे हुए हैं। जो माँ अगर लगाना चाहती है प्रॉपर्टी, तुरंत उसको पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं। अगर काउंसलिंग करके रखते हैं, अगर लगाती है तो तुरंत उसी समय लगा देते हैं जी। 10 मिनट के अंदर, या नहीं तो फिर 48 घंटे के अंदर में जी, लगा देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे, जैसे कि इसमें आता है आपका रेडिएंट वार्मर। उनके बारे में यहाँ पे हमारे सिस्टर एक्सप्लेन करेंगे कि रेडिएंट वार्मर हम लोग कब कब यूज करते हैं। एक बार उनके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए सिस्टर। ये मेरा रेडिएंट वार्मर है। जैसे ही माँ मतलब लेबर टेबल पे लेकर के जाते हैं, 10 सेंटीमीटर डाल्टेशन होता है, उसी समय हम ये वार्मर को ऑन करके रख देते हैं। और वार्मर ऑन होने के बाद जब कोई बच्चा अगर तुरंत नहीं रोता है तो इमीडिएट उसका कोड कटिंग करके लेकर के आकर के वार्मर में रखते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम उसको PPV के लिए तैयार करते हैं। तो सबसे पहले सक्शन करते हैं, उसके बाद फिर अम्बू देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ये सब करने के बाद उसके बाद तब हमको लगता है कि अगर बच्चा रो गया है तो ठीक है, नहीं अगर रोता है तो फिर हम उसको ऑक्सीजन से कनेक्ट करके फिर से एम्बू देते हैं और फिर ऑक्सीजन लगा करके उसको ऑब्जर्वेशन में रख देते हैं। फिर इसके पहले उसका मैंने इसका कलर कैसा है, आप अगर स्कोर देखते हैं कलर कैसा है। इसकी बेबी केयर आफ्टर डिलीवरी जो होता है, न्यू बॉर्न केयर, वो आप लोग करते हैं। जी जी जी, ये तो सही है। उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि EVA और MVA मीन्स की इलेक्ट्रिक एंड मैनुअल वैक्यूम होता है, ठीक है, मीन्स की एस्पिरेशन, वो भी इसी प्रोसीजर के अंडर में आ जाता है जो हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्लीनिंग और बाथरूम का, क्लीनिंग एंड बाथरूम के बारे में देखते हैं। बाथरूम यहाँ पे हमारे अच्छे खासे फैसिलिटी में है, जो कि बाथरूम है वेस्टर्न कल्चर के भी हैं और हमारे इंडियन कल्चर के भी हैं। और यहाँ पे हैंड हाइजीन के लिए भी हमारे यहाँ पे आप यहाँ पे एक डिस्प्ले में देख रहे होंगे कि इस प्रोसेस से हम लोग को हैंड वॉशिंग करना चाहिए आफ्टर एंड बिफोर द पेशेंट टचिंग। तो इसमें क्या ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनके बारे में बताइए सिस्टर। ये जैसे कि जो इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर लेते हैं तो सबसे पहले हम उसको ब्लीचिंग का घोल में डिस्कार्ड करते हैं। उसके बाद फिर सर्फ पानी में देते हैं। उसके बाद फिर नॉर्मल पानी में, प्लेन पानी में धो करके उसके बाद सूखने के लिए हवा में छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर मेरा ऑटोक्लेविंग रूम है, ऑटोक्लेविंग रूम में ऑटोक्लेव करने के लिए चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर ऑटोक्लेव होता है तो फिर हम आप स्टोर में रख देते हैं। यहाँ पे ऑटोक्लेव मशीन जो हर चीज अवेलेबल हो चुका है ना सब। जी जी, यहाँ पे ऑटोक्लेव भी आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में इसी स्लाइड में, दूसरे स्लाइड में दिखाएंगे कि ऑटोक्लेव भी होता है। मीन्स कि यहाँ पे हाँ, अकॉर्डिंग टू लक्ष्य यहाँ पे एवरीथिंग लगभग डन हो चुका है। अब देखते हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा या हमारे हायर अथॉरिटी के द्वारा कब तक हमारे इस रेफरल हॉस्पिटल अमोर के लेबर रूम को कब मिलता है वो लक्ष्य का मान्यता प्राप्त। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या एरिया ऑफ कंसर्न में। चलिए अब हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ कंसर्न में D पॉइंट मीन्स की चौथा वो होता है सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट सर्विसेज के अंदर में हम लोग देखेंगे जितना भी हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं वो कवर होनी चाहिए, या फिर जो भी मटेरियल है वो कभी टूट जाता है तो उनको प्रॉपर टाइम पे रिपेयर करना चाहिए। हमारे पास वेइंग मशीन होता है जो कि प्रॉपर ढंग में चलना चाहिए। इसका पर डे कम से कम कैलिब्रेटिंग होना चाहिए, या फिर ये हमारा हाइट मेजर करने के लिए है। और BP इंस्ट्रूमेंट वगैरह मीन्स की ये सब का प्रॉपर वे में हम लोग देखते रहेंगे कि कब क्या करना है। और यहाँ का जो कलर पेंटिंग होता है वो वाइट कलर का होना चाहिए। इसका विंडो स्लाइड होता है 2 स्लाइड में होना चाहिए ओपन करने के लिए। तो हमारे पास एक क्रेश का ट्रॉली अरेंज है प्रॉपर वे में होना चाहिए। मीन्स की नियरी एक्सपायरी मेडिसिन जो फॉलो होता है पॉलिसी उसको फॉलो हर वक्त करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग के पास में रेफ्रिजरेटर भी सुविधा अवेलेबल है जो कि होने भी चाहिए हम लोग लक्ष्य के अकॉर्डिंग। नो ओवर क्राउडिंग इन अ लेबर। ये जो हम लोग का ऑक्सीजन सिलेंडर होता है हम लोग का डेली मीन्स की चेक होना चाहिए कि इसमें ऑक्सीजन है या नहीं। ये हमारे पास है यहाँ के रिकॉर्ड्स बुक्स होते हैं जिसमें कि PICUD का होता है। उसके बाद एक्सपेंडिचर मीन्स की, उसके बाद कोई एडमिशन डिस्चार्ज का होता है रजिस्टर, वो प्रॉपर वे में मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ के जो स्टाफ होते हैं कभी भी एक जगह से दूसरी जगह रोटेट होकर मीन्स के आउट ऑफ लेबर रूम नहीं जाना चाहिए, यहीं पे स्टाफ उनका रहना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग क्या देखें सर्विस
सर्विसेज सपोर्ट सर्विसेज देख रहे थे किसमें एरिया ऑफ कंसर्न में। चलिए अब हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ कंसर्न में चौथा पॉइंट मीन्स की 5वां पॉइंट मीन्स की ई में हम लोग क्या देखेंगे क्लिनिकल सर्विसेज। क्लिनिकल सर्विसेज में क्या क्या आता है, तो पहला उसमें आता है हम लोग का एडमिशन के बारे में जानेंगे। मीन्स की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए जिसमें कि डेमोग्राफिक रिकॉर्ड होना चाहिए। डेमोग्राफिक मीन्स की उसका एज, नेम, सेक्स, इस सब के बारे में जानना जरूरी होता है और उसके आधार पे हम लोग एडमिशन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है प्रोसीजर एडमिट करते हैं पेशेंट को, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग कनेक्ट होता है क्या चीज़ लेबर रूम के लिए। और कभी भी एडमिशन के टाइम में यदि लेबर रूम का पेशेंट आता है तो उसको हम डिले नहीं कर सकते, इसकी डिले नहीं कर सकते हैं कि नहीं आप बाद में आइए, लेट आइए, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जब भी आया तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको अटेंड करेंगे और उसका एडमिशन लेंगे। ठीक, उसके बाद फॉलो अप ट्रायल प्रोसेस जो हम लोगों ने लास्ट के स्लाइड में देखा था कि ट्रायल सिस्टम क्या है, क्योंकि उसमें प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग पेशेंट को रिसीव करते हैं और प्रायोरिटी बेसिस पे उसका हम लोग वर्क करने का कोशिश करते हैं कि पहले क्या होना चाहिए, किस पेशेंट को पहले देखना चाहिए, किसको हम वेटिंग एरिया में रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे। वो ट्रायल बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को फॉलो अप करते हैं। ट्रायल में हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं किसका अभी लेट डिलीवर होगा या फिर अभी जस्ट किसका इमीडिएट जरूरत है, उस पेशेंट को हम लोग शिफ्ट करते हैं किसमें लेबर रूम में। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसमें फिक्स शेड्यूल असेसमेंट। कभी कभी पेशेंट को फिक्स शेड्यूल के अनुसार उसका असेसमेंट करते हैं, उसके लिए बुलाते हैं, उसका जो भी प्रोटोकॉल होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी रिकॉर्ड करते हैं हम लोग यहाँ पे एडमिशन का ये रहा कि हम लोग के बिहार गवर्नमेंट में जो भी है उसके आधार पर हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, उसका इंक्वायरी करते हैं और उसका एडमिशन होने के बाद उसको हम लोग जी फाइंडिंग होता है उसको हम लोग इसमें लिखते हैं। एब्डोमिनल हुआ, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद जो भी उसका हिस्ट्री वगैरह है सारा इसमें ये है ऑप्शन है फिल करने के लिए। हम लोग उसमें सारा कुछ फिल करते हैं और एड्रेस वगैरह सारा कुछ इसमें जी फिल किया जाता है। पार्टोग्राफ भी भरा जाता है उसी के आधार पे जांच का फाइंडिंग के जी आपको पार्टोग्राफ जो है आपके स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा, वो देख सकते हैं कि पार्टोग्राफ क्या होता है। इसके बारे में जो वीडियो जो है हम बाद में बना के आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर डाल देंगे, वो पार्टोग्राफ आप देख सकते हैं। जी कंटिन्यू। तो पार्टोग्राफ के आधार पे हम लोग देखते हैं उसका कैसा प्रसव का प्रगति है, कहीं प्रोलॉन्ग में तो नहीं जा रहा है या प्रेसिपिटेट लेबर तो नहीं हो रहा है, ये सब पार्टोग्राफ के दौरान हम लोग का होता है। तो जब से वो एडमिट होती है और 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन रहता है तभी से हम लोग पार्टोग्राफ भरना शुरू करते हैं। जी हम लोग कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हम लोग इन्फॉर्म करते हैं किसे, पेशेंट के रिलेटिव्स को पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं ताकि जी कंसर्न लेते हैं उसमें साइन या थंब देता है पेशेंट, उसका ये सहमति से ही हम लोग उसका सारा प्रक्रिया प्रोसीजर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग है कि रेफरल सिस्टम से आप इसमें क्या समझते हैं, जिसकी रेफर कोई पेशेंट को रेफर किया जाए तो उसमें आप क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्री कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जब पेशेंट को रेफ़र किया जाता है तो उसमें सारा जो भी यहाँ पे उसका जांच हुआ, जो भी फाइंडिंग्स है उसका, वो हम लोग उसमें रेफर रिपोर्ट में फिल करके और अपना डॉक्यूमेंट में ये लिख के सर से साइन करा के उसको और एम्बुलेंस सुविधा दे के जो भी सुविधा उसको यहाँ प्राप्त हुआ है सारा उसमें हम लोग मेंशन करके ही उसको रिपोर्ट के साथ भेजते हैं। जी रेफरल सिस्टम से ये मतलब आगे वाला भी सेंटर में जहाँ पे उसको रेफ़र किया गया है उस वहाँ पे इन्फॉर्म भी हम लोग करते हैं कि पेशेंट इतने टाइम में यहाँ से जा चुका है। जी मतलब ये हुआ कि यदि कोई पेशेंट को रेफर किया जाता है उसमें हम लोग रीजन डालना जरूरी होता है, इसकी किस वजह से हो रहा है रेफर। उसके बाद पेशेंट पार्टी को जो है पेशेंट अटेंडेंट को जो है हम लोग यहाँ का रेफरल स्लिप देंगे और जहाँ भी हम लोग उसको फॉरवर्ड आगे भेज रहे हैं हायर सेंटर के लिए वहाँ पर हम लोग टेलीफोनिक उससे कम्युनिकेट करने का कोशिश करेंगे ताकि उनको इस प्रॉब्लम के बारे में हम जानकारी दे सकें अपने हायर अथॉरिटी को और उसके लिए जो हमारे गवर्नमेंट और तुरंत उसको सुविधा तुरंत मिल सके। उसके बाद हम लोग जो है कि रेफरल सिस्टम में जो हमारे बिहार गवर्नमेंट में एम्बुलेंस सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उस सुविधा का मुहैया करवाने की कोशिश भी करेंगे। जी उसके बाद हम लोग वाइटल्स मॉनिटर एंड रिकॉर्ड करने के उसके लिए एक हम लोग का पर्टिकुलर जो फॉर्म होता है उसको फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद सेपरेट हाई रिस्क मेडिसिन जो मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया क्रेस का ट्रॉली उसी में हम लोग सेपरेट करके रखते हैं हाई रिस्क मेडिसिन जो भी होता है इमरजेंसी के लिए मीन्स लेबर रूम में जो इमरजेंसी होता है उसके लिए। और हम लोग फुलफिल करेंगे बीटी कंसेंट। सपोज किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना हो डॉक्टर का एडवाइस है कि पेशेंट को हीमोग्लोबिन या फिर मीन्स की रिक्वायर्ड है ब्लड का तो हम लोग उसका बीटी सेट का जो बीटी कंसेंट होता है पेशेंट पार्टी से हम लोग साइन करवाएंगे। उसके बाद उससे अनुमति लेंगे। उसके बाद जो हम लोग उसका फॉर्म फिलअप करने के बाद ही हम लोग बीटी कनेक्ट करेंगे पेशेंट के
बेंच से। उसके बाद हम लोग जब कभी भी ड्यूरिंग लेबर तो हम लोग उसमें 6 चीज को 6C को हम लोग देखते हैं। 6 के बारे में आप लोग जानते हैं क्या? जी 6C के बारे में बताइए। क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन कॉन्टैक्ट, क्लीन ब्लेड, क्लीन क्लॉथ, क्लीन टॉवेल। जी क्लीन कॉट टाई, ठीक। इस प्रकार से हम लोग 6C देखे। अब इफ नेसेसरी इप्सियोटोमी देन परफॉर्म्ड, तो हम उसके पहले परफॉर्म करने से पहले हम लोग कंसेंट की जरूरत होता है हम लोग के लेबर रूम में, क्योंकि वो एक प्रोसीजर सर्जिकल प्रोसेस हो जाता है, प्रोसीजर होता है। चलिए हम लोग देखते हैं IOL, इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में जी, इंडक्शन ऑफ लेबर जब जरूरी होता है तभी हम लोग इंजेक्शन ऑफ लेबर कराने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन या फिर मिसोप्रोस्टॉल हम लोग डॉक्टर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस, क्योंकि हम लोग एज ए नर्स काम करते हैं, हम लोग के पास ऑथराइज नहीं होते हैं कि हम लोग मिसोप्रोस्टॉल या फिर मीन्स की कोई भी मेडिकेशन चला सकते हैं पेशेंट के लिए। उसके बाद यूज ऑफ द यूट्रोटोनिक ड्रग्स, जैसे कि 10 यूनिट होता है ऑक्सीटॉक्सिन IM आफ्टर द बर्थ, वो चलाना। मीन्स की डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होगा, प्रिस्क्राइब किया होगा हमारे प्रिस्क्रिप्शन पेज पे तो हम लोग जरूर चलाएंगे उस चीज़ को। उसके बाद कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद यूट्राइन टोन असेसमेंट, यूट्राइन टोन असेसमेंट हम लोग करेंगे। चेक प्लेसेंटा आफ्टर द डिस्चार्ज, मीन्स की कोई भी डिलीवर हो जाता है बेबी तो मदर का जो प्लेसेंटा होता है आफ्टर डिलीवरी आफ्टर बर्थ, उसका हम लोग असेसमेंट जरूर करते हैं कि उसमें क्या है नहीं है। MTSL जब किया जाता है आफ्टर डिलीवरी तो उसमें सारा कुछ MTSL के बाद हम लोग प्लेसेंटा एग्जामिनेशन करते हैं। MTSL में जो भी 5 पॉइंट है वो सब हम लोग उसमें करते हैं। उसी के दौरान प्लेसेंटा एग्जामिनेशन भी कर लेते हैं हम लोग। उसमें लोड्स वगैरह देखना है, मेम्ब्रेन देखना है, आर्टरी और वेन देखना है प्लेसेंटा का। कोई लोड टूट के रह तो नहीं गया, इससे ब्लीडिंग माँ को होने का खतरा रहता है। मेनली हम लोग देखते हैं कि प्लेसेंटा में क्या लोड है, क्या कोई मिस तो नहीं रह गया, कुछ पार्ट अंदर में तो नहीं रह गया, उस चीज़ को हम लोग असेसमेंट करते हैं आफ्टर डिलीवरी। बर्थ के बाद प्लेसेंटा जब बाहर आउट एक्सपल्सन होता है उसके बाद हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं उसमें हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएटिव करवा के, मीन्स की उसमें इनिशिएटिव लेके हम लोग मदर को बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। उसके बाद बेबी रेप करते हैं, किसमें टॉवेल में करते हैं ताकि वो वार्म रह सके। उसके बाद रेडी फॉर द बर्थ एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर जो होता है प्रसव के बाद, जस्ट एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर जो बेबी को दिया जाता है उसी के दौरान आता है। सबसे पहले माँ के पेट पे बेबी को रखा जाता है, उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है, फिर डिले कॉर्ड क्लैंप होता है, डिले कॉर्ड क्लैंप के बाद फिर वेट किया जाता है, उसका वेट करने के बाद विटामिन किया जाता है और अपगार स्कोर हम लोग देखते हैं। वो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर का सारा ये पॉइंट जी टोटल केयर आ जाता है उसमें आफ्टर डिलीवरी बर्थ के बाद जो होता है जी। उसमें हम लोग PPH आइडेंटिफाई करते हैं कि PPH है या नहीं मदर को, उस पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। उसके बाद रिटेन प्लेसेंटा मैनेजमेंट के लिए भी हम लोग तैयार रहते हैं हर वक्त, है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। उसके बाद प्रीटर्म बेबी आ रहा है तो मीन्स की मदर आ रही है तो उसमें भी हम लोग केयरफुल रहते हैं कि कब क्या करना होगा, उसके लिए भी सजग रहते हैं। उसके बाद इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या मीन्स की क्लिनिकल सर्विसेज में क्या क्या हम लोग को देखना है, इस चीज़ के बारे में जाने। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या, इन्फेक्शन कंट्रोल। किसका एरिया ऑफ कंसर्न में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि एरिया जो होता है, सरफेस जो होता है, इन्वायरमेंट जो होता है वो क्लीन होना चाहिए। ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट के सर्विलेंस में देख रेख में रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग जितना भी स्टाफ लेबर रूम में काम कर रहे होते हैं, कार्यरत होते हैं, वो वेल इम्यूनाइज होना चाहिए, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, टेटनस हो गया, TT का इंजेक्शन, ये सब हमारा लगा होना चाहिए। चलिए आप सिस्टर से पूछते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में आप क्या क्या समझते हैं, उनके बारे में बताइए। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हम लोग बहुत तरह का प्रक्रिया के द्वारा इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। जैसे जो भी सामान वेस्ट होता है हम लोग का बिन्स में, अलग अलग बिन्स, कलर कोडेड बिन्स है, हम उसमें डालते हैं। जैसे रेड है, लचीला जो भी सामान मेरा इन्फेक्टेड है और लचीला सामान जो भी है मेरा रेड बिन्स में जाता है। उसके बाद येलो है, येलो में हो जाएगा ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जो भी आएगा इसमें डालेंगे। एक्सपायरी ड्रग्स हो गया, साइटोटॉक्सिक ड्रग हो गया, जो यानी कैंसरस मेडिसिन जो होता है साइटोटॉक्सिक ड्रग, वो सब इसमें डालते हैं, उसके येलो में डालते हैं। उसके बाद है मेरा वाइट है, उसमें
शार्प निडल या ब्लेड वगैरह उसमें डालेंगे, वाइट में डालते हैं। और ये मेरा ब्लू कांच का ये बनाए हुए हैं हम लोग कार्डबोर्ड का, टूटा-फूटा ग्लास वगैरह, मिस की शीशा ग्लास वगैरह या सब चीज़ें। एम्पुल्स टूटा हुआ जो भी है उसमें हम लोग डालते हैं। और ज़्यादातर हम लोग हब कटर का यूज करते हैं, जिससे रिकैपिंग ना करके उसको निडल स्टिक इंजरी से बचने के लिए हम NSI से बचने के लिए हम लोग को नीडल कटर भी तो यूज करना चाहिए, हब करना ही कटर का यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग बचे रहें। उसके बाद साफ सफाई के हैंड हाइजीन, पीपी किट वगैरह हम लोग, जी, हम लोग उसके बाद PPE किट में, ऑटोक्लेव, उसमें चाहे पीपी किट आप जब कोरोना काल में समझ चुके होंगे कि पीपी किट, या फिर हम लोग मेडिकल स्टाफ है तो हम लोग को पता ही होता है कि पीपी किट क्या होता है, मींस की पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें कि हमारा सर से लेके टो तक में जो हम लोग ग्लव या कैप से लेके शूज कवर तक भी उसमें आते हैं, गाउन आते हैं। ये सब जब हम लोग जिसके अनुसार हम लोग पेशेंट के टच में जाते हैं तो वहाँ पे कांटेक्ट में जाते हैं, तो उसके आधार पे हम लोग पीपी किट यूज करते हैं। जी, हैंड हाइजीन हो गया, हैंड हाइजीन, उसके बाद हैंड हाइजीन में आपका जैसे कि हैंड वॉशिंग आ गया है ना, हैंड वॉशिंग 6 स्टेप से हम लोग करते हैं। उसके बाद पेशेंट को छूने के पहले, छूने के बाद, जी। उसके बाद है कि उसका मरहम पट्टी किए उसके पहले, और उसके बाद ग्लव्स पहनने के पहले और ग्लव्स पहनने के बाद हैंड हाइजीन करते हैं। उसके बाद है पेशेंट का कोई भी सराउंडिंग एरिया का कपड़ा टच किए या फिर उसका लाड़ थूक वगैरह टच हुआ तो उसके बाद हम लोग को हैंड वॉश करना है। कोई भी प्रोसीजर करने के पहले और करने के बाद जो हम लोग हैंड हाइजीन करते हैं। हम लोग ऑटोक्लेव पे भी हम लोग विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि एक बार जो भी पेशेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको दोबारा हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग रेगुलर बेसिस पे ये सब इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में मॉनिटरिंग करते रहते हैं अपने लेबर रूम में, अपने ऑटोक्लेविंग मशीन में, या फिर मींस की इन्फेक्शन कंट्रोल का जो भी इक्विपमेंट है या फिर प्रॉपर वे में कैसे चल पाए उस चीज़ को देख रेख मॉनिटर करते रहते हैं। उसके बाद कोई भी सामान होता है एक यूज करने के बाद दूसरा में यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम लोग स्पिल मैनेजमेंट भी करते हैं। स्पिल मैनेजमेंट किट भी हम लोग के पास अवेलेबल है। जब कभी फर्श पे ब्लीडिंग गिर जाता है तो उससे हम लोग सारा पीपी किट पहन के स्पिल मैनेजमेंट करते हैं। जी, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा क्या, इन्फेक्शन कंट्रोल। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वां पॉइंट, एरिया ऑफ कंसर्न लक्ष्य के अंदर में, ठीक है, जिसमें 7वां पॉइंट होता है क्या, क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट जो होता है कहाँ फॉर्म होता है, इन लेबर रूम। लेबर रूम में जो क्वालिटी मैनेजमेंट हम लोग इसमें देख रहे हैं, एक क्वालिटी सर्किल फॉर्म होता है लेबर रूम में, जिसमें कि पर डे या फिर वीकली या फिर एक दिन छोड़ एक दिन अल्टरनेटिव डे पे उसमें राउंड करते हैं कौन, हमारे मेट्रॉन जो नर्सिंग के हेड होते हैं, उसके बाद है हॉस्पिटल मैनेजर और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट इसमें आते हैं राउंड के लिए। और ये क्यों करते हैं, ताकि क्वालिटी मैनेजमेंट हो सके प्रॉपर वे में, वो कौन कहाँ स्टाफ है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके लिए। उसके बाद डिपार्टमेंटल चेक लिस्ट यूज करते हैं। डिपार्टमेंटल में क्या क्या चेक लिस्ट होता है कि कहाँ क्या चेक करना है, वो चेक लिस्ट फुलफिल होना चाहिए क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। उसके बाद प्रीपेड ऑपरेशन प्रोसीजर, मीन्स की जो भी प्रोसीजर होता है उसके लिए हम लोग को ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट होता है कि हम लोग कोई भी प्रोसीजर करते हैं वो उसमें हम लोग SOP प्रोसेस से हम लोग को गुजरना पड़ता है, उसी के थ्रू हम लोग करते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड फुलफिल करते हैं, डिपार्टमेंटल में जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। अब हम लोग जो है लास्ट पॉइंट एरिया ऑफ कंसर्न में क्या देखेंगे, आउटकम्स, मीन्स की आउटपुट्स। ये जो लक्ष्य के अकॉर्डिंग जो हम लोग इतना प्रोसीजर देखे, मीन्स की स्टेप देखे, क्या क्या चीज़ होता है, जिसमें कि 7 चीज़ हम लोगों ने देख चुका है। और अभी लास्ट आखिरी में क्या देख रहे हैं, मीन्स की आउटकम्स। ये लक्ष्य के अकॉर्डिंग जो हम लोग को क्या आउटकम्स मिलेगा, इसके बेसिस पे हम उस चीज़ को इस स्लाइड में देख रहे हैं। क्या मीन्स की इसमें आउटकम आएगा, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी कंडक्टेड एट नाइट, रात के टाइम में कितना डिलीवरी कंडक्ट हुआ वो चीज़ का पता चलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट आपको पता चलेगा क्या, कॉम्प्लिकेटेड केस कितना मैनेज हुआ ड्यूटी के टाइम में, मीन्स की डिलीवरी के टाइम में, उस चीज़ का पता होगा। उसके बाद हम लोग PPIUCD जो पोस्टमार्टम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो यूज हुआ है उसकी संख्या हम लोग को मालूम चलेगा कितना यूज हुआ है। और चौथा पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे कितना पेशेंट OT के लिए रेफर किया गया है, मीन्स की प्रीफर किया गया कि चलो भाई इसका OT होना है, उस चीज़ को जानेंगे। और कितना पेशेंट को हम लोग यहाँ से मीन्स कि अपने रेफरल हॉस्पिटल से या अपने लेबर रूम से अपने हायर अथॉरिटी हायर सेंटर के लिए जो रेफर किए गए हैं उसकी संख्या भी हमें मालूम चलेगा, और उसका रीजन भी मालूम चलेगा कि किस बेसिस पे उसको रेफर किया गया और यहाँ पे क्यों नहीं हो पाया और आगे क्यों गया, उनका भी संख्या उसकी नंबर उसका हम लोग को जानकारी प्राप्त होगा, उसका परसेंटेज भी पता चलेगा। उसके बाद कितना पेशेंट का रिसक्सिटेशन किया गया मदर का या फिर बेबी का, उसके बारे में परसेंटेज हम लोग को मालूम चलेगा, किसमें आउटकम्स में लक्ष्य के अकॉर्डिंग। और इसमें
कितना ड्रग हम लोगों ने यूज किया इस ड्यूरिंग लेबर में, उस 1 मंथ का मंथली भी हम लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं आउटकम्स में, तो हमको उसमें पता चल जाएगा कितना हम लोगों ने ड्रग्स यूज किया। उसके बाद डिलीवरी कंडक्टेड सेफ बर्थ, कितना सेफ बर्थ हुआ उसके बारे में भी हम लोग जानकारी इसके थ्रू आउटकम के थ्रू पता कर सकते हैं। उसके बाद कितना पेशेंट में मदर जो आई हमारे यहाँ डिलीवरी के लिए किसका रियल टाइम में हुआ, मीन्स की एज ए पार्टोग्राफ फॉलो हुआ रिकॉर्ड के अनुसार, वो भी हम लोग को परसेंटेज पता चल जाएगा। उसके बाद कितना ऑक्सीटोक्सिन हम लोगों ने यूज किया IOL के लिए, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, उस मेडिसिन का भी लोग रख रखाव मीन्स की उनकी जानकारी भी हम लोग प्रॉपर वे में ले सकते हैं। उसके बाद न्यूनेटल एस्फेक्सिया कितना परसेंटेज हुआ 1 मंथ में, जिस बेसिस पे हम लोग 1 मंथली या फिर वीकली हम लोग इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं, ये आउटकम्स में आते हैं। उसके बाद आपका आता है सेप्सिस कितना बेबी को हुआ है या फिर मदर को, उसके बेसिस पे भी हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसका डाटा हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद न्यूनेटल डेथ एंड PPH APH, पोस्टपार्टम हेमरेज एंड एंटीपार्टम हेमरेज कितना पेशेंट के पास हुआ, कितना पेशेंट को हुआ, उसका भी हम लोग के पास डाटा एडजस्ट हो पाता है, हम लोग के पास हो पाता है। उसके बाद कितना पेशेंट को इक्लेम्सिया हुआ, प्रीक्लेम्सिया हुआ, उस पेशेंट का भी डेटा हम लोग के पास हो जाता है रिकॉर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि लक्ष्य के अकॉर्डिंग कितने 8 कंसर्न होते हैं, एरिया ऑफ कंसर्न, जो कि बारे से हम लोगों ने देखा। और लक्ष्य के बारे में यदि डिटेल्स और भी सिर्फ डिटेल्स इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप जान सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं कि इस हमारे रेफरल हॉस्पिटल के कितना परसेंटेज मिलता है और इसका स्कोर कितना होता है एरिया ऑफ कंसर्न वाइज, और कब तक हमें लक्ष्य का मान्यता प्राप्त हो जाता है, ताकि विशेष पैकेज इस हॉस्पिटल को, इस एरिया को मिल सके, इस हॉस्पिटल को। थैंक यू।